Hello everyone and welcome you all in this wonderful session of Cephalon Classes online platform. Hi, myself Abhishek Verma, your zoology faculty. तो बच्चों आज जो बेसिकली हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पर आने का वो ये है कि हम जो है बायोलॉजी के डिस्कशन या बायोलॉजी का सिलेबस कह सकते हैं एक तरीके से उसके बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं तो हूँ जूलॉजी फैकल्टी से, अभी सर जो आने वाले हैं वो है बॉटनी की फैकल्टी, लेकिन अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे बायोलॉजी की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने सोचा है चलो नीट के बेसिस पे तो बायोलॉजी को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है, तो क्यों ना ऐसा करें, एक रिवॉल्यूशन लेके आए कि नीट के लिए जो जूलॉजी और बॉटनी एक ही साथ कंबाइन कर दें और पूरा पर्टिकुलर एक ही वीडियो में आपके लिए सिलेबस का डिस्कशन कर दें। तो मैंने ये सोचा दानिश सर के साथ, वेलकम दानिश सर, चले उनको बुला ही लेते हैं। चलिए, तो पता है ना दानिश सर यहाँ पर, सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर, पता है ना आप हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ऑब्वियसली सर। चलिए तो शुरू करते हैं ये वंडरफुल सेशन मिस्टर दानिश अहमद के साथ। सो सर इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दानिश अहमद, योर बॉटनी फैकल्टी। सो वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी सिलेबस और कंप्लीट बायोलॉजी सिलेबस। अगर हम आप बात करें तो पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन करने आए हैं। आपको हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जो आपका आता है, किस चैप्टर से कितना पर्टिकुलर वेटेज रहता है ना, वो सारी चीजें हम यहाँ पर आपको बताएंगे। और आपको कौन सी बुक को फॉलो करना है, क्या चीजें फॉलो करनी है, किस लेवल की स्टडी आपको करनी है जिसके थ्रू आप 360 मार्क्स को फुल अचीवमेंट के साथ फुल मार्क्स आप अचीव कर सकते हो, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आए हैं। सो स्टार्ट करते हैं अभिषेक सर के साथ। तो सर अभी आपने एक बुक का नाम लिया था, कौन सी बुक थी वो? NCERT राइट? हाँ, वो NCERT नाम की। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बुक है, जनरली बोल सकते हैं बायोलॉजी की बाप भी बोल सकते हैं उसको बेसिकली। ठीक है, आपके लिए नीट वाले स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें, सारे जितने भी प्राण होते हैं ना, तो सारे उन सबका लेवल अगर अपन माने तो आपके लिए तो वो चीज है, बोल सकते हैं डॉक्टरों की गीता। डॉक्टर बनने के लिए बेटा बेसिकली क्या है, आप लोग इंसान से डॉक्टर बनने जा रहे हैं और इंडिया में डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। तो बेसिकली अगर इंसान से भगवान बनना है तो ये सफ़र थोड़ा आसान तो होने वाला है नहीं। सफ़र आसान नहीं है, मंजिल भी बहुत दूर है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीज़ें को भी फॉलो करना पड़ेगा। और आपके लिए उस सफ़र के स्पिरिचुअलिटी को लेने के लिए ऑब्वियसली आपकी गीता पढ़नी पड़ेगी, NCERT। तो चलिए शुरू करते हैं हम बायोलॉजी के सिलेबस का डिस्कशन, जो कि 2022 के लिए हम यहाँ पर अपने बच्चों के लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर के साथ या फर्स्ट यूनिट के साथ, जो कि है कौन सी? दानिश सर आपकी है ये तो बॉटनी। चलिए, अभी अपन बात करें तो सारा चीजें अपने देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अपने NCERT में, जैसे 11th की NCERT की अगर हम बात करते हैं तो अभिषेक सर अपने पास 22 चैप्टर्स हैं, टोटल 22 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर हमारे बाइफर्केशन हम अपन कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट के बेसिस पर कि कौन सा पार्ट अपना जूलॉजी में आता है, कौन सा पार्ट अपना बॉटनी में आता है। तो अगर मैं अभी बात करता हूँ इस पूरे डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी के अंदर अगर मैं देखें, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द प्लांट किंगडम, इस पूरी यूनिट के 3 जो पार्ट्स हैं ना, वो आपके आते हैं बेटा किसके अंदर? बॉटनी के अंदर। ये तीनों चैप्टर्स, वैसे इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो लिविंग वर्ल्ड ऑब्वियसली जूलॉजी में भी आपका पढ़ना पड़ता है, लेकिन अभी यहाँ पर हम देखें तो स्पेसिफाई है कि ये आपका बॉटनी से रिगार्ड आता है ना। तो फाइनली अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट चैप्टर की, लिविंग वर्ल्ड, तो वो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत बेसिक्स है। आपको आपके 9th 10th और जितने भी आप अगर बात करें 8th 6th 7th से अगर बात करें तो हर एक चैप्टर बहुत कोरिलेट करते हुए सारा चैप्टर का मर्जर बनके आपको ये लिविंग वर्ल्ड बनता है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको मिलता ही मिलता है ना। तो एक क्वेश्चन है, मतलब अपने बात करें तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी रहता है और अपन इसको बहुत अच्छे से अचीव कर लेंगे। कितना इजी हो पाएगा बता देंगे बच्चों के लिए? इजी इतना इजी हो जाएगा कि अगर आप सेफेलॉन क्लासेस पे आ ही चुके हैं ना, तो आपके लिए जो भी डिफिकल्टी है ना, वो सारी की सारी इजी हो जाएगी। इजी का भी एक लेवल होता है कि आंख बंद करके भी टिक कर दें। नहीं, आंख बंद करके तो नहीं करना है। देखो, आंख बंद करके करेंगे ना तो डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे तो वो +4 और -4 में ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। आंख बंद करके तो नहीं करना, वो बस एक टिक का फर्क रह जाता है बस। तो अभी हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन
अब इस चैप्टर के अंदर आपके पास बहुत सारे सब टॉपिक्स दे रखे हैं और इन सारे सब टॉपिक्स में अगर एक एक क्वेश्चन भी निकाल देना तो वो बहुत ज्यादा वेटेज ले जाता है। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन नीट के लेवल पर अगर हम देखें तो वो आते हैं ना। तो उसके बाद आपका प्लांट किंगडम देखो एक्चुअली में क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं जब हम जूलॉजी को स्टडी करते हैं ना, उसके बारे में अभिषेक सर आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो जब जूलॉजी की स्टडी करते हैं ना तो हम अपने बारे में पढ़ते हैं तो हम लोगों को थोड़ा फील भी आता है और थोड़ा इंटरेस्ट भी लगता है। तो काइंड ऑफ अगर बात करें जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारे पास वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट किसके लिए, जूलॉजी के लिए। लेकिन जहां पर अगर बॉटनी की बात करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा कम रह जाता है। वैसे सर एक बात बताऊं आपको, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन अपने बारे में कोई पढ़ना नहीं चाहता। नहीं, अपने बारे में ऑब्वियसली बात है, अपने बारे में कोई जानना, क्योंकि कोई जानना नहीं चाहता, क्योंकि हम बेसिकली जूलॉजी में पढ़ेंगे क्या, हमारे बारे में ही पढ़ेंगे ना, और अपने बारे में किसको जानना अच्छा लगता है। ये तो है। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम से हमारे 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं लगभग। हम 3 से 4 क्वेश्चन के बीच में मानते हैं कि इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, क्योंकि आगे प्लांट फिजियो और प्लांट किंगडम में से आपका कुछ ना कुछ रिलेट हो जाता है। तो 3 से 4 क्वेश्चन के बीच में इसका वेटेज रहता है। नेक्स्ट इज तो चलिए एनिमल किंगडम की बात कर लेते हैं, जो कि 4th चैप्टर आता है अपनी NCERT 11th क्लास के अंदर। बेसिकली बेटा देखिए, बॉटनी और जूलॉजी का अगर वेटेज की बात करें, अगर बाइफरकेट में यहाँ पर कर दूँ तो जूलॉजी का जो वेटेज रहता है वो बड़ा ही कम रहता है इन कंपेरिजन टू द बॉटनी। अब बड़ा ही कम, वो बहुत बड़ा गैप नहीं है, वो जनरली 4 से 5 क्वेश्चंस का गैप होता है। अब मैं बात करूं यहाँ पर एनिमल किंगडम की, तो जनरली यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर प्रीवियस 5, 6 या 7 साल के पेपर्स को उठा के देखें तो बेसिकली बड़ा सा सिंपल सा ट्रेंड चलता आ रहा है। और वो ट्रेंड किस बेसिस पे है, या तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बड़े ही सबसे जो प्रीवियस इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनसे, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे सीधे सीधे कॉर्डेट से। बीच में से क्वेश्चन आना बड़ा ही, मतलब मुझे तो काफ़ी दिनों से दिखे नहीं, ठीक है, दिखते हैं बट नॉट इन दैट कंपेरिजन, जो इन्वर्टिब्रेट जो प्रिमिटिव वाले हैं और कॉर्डेट जो लास्ट वाले हैं। उसके बाद में हम बात करें क्या, फिर से वापस से हमारा ही टॉपिक जूलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेटा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेट्स हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन हो गया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, और केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन हो गया। ये बेसिकली जो 7 चैप्टर हैं ये पूरी की पूरी हम पर्टिकुलरली काउंट करते हैं एक ही यूनिट के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर काउंट करते हैं। तो बेसिकली ये सबसे ज्यादा वेटेज लेकर आता है किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर, 11th क्लास की, अभी 12th की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 11th क्लास की बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा जूलॉजी में वेटेज की बात करें तो बेसिकली कितना किसका होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी का होगा। तकरीबन यहाँ से 13 से 14 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। कितने, 13 से 14, सही बात है दानिश सर, आपने भी पढ़ी होगी जूलॉजी कभी ना कभी अपने जीवन में। सर मेरा बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं आपको बहुत फ्रैंकली आपको बताऊं तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो जैसे अभी सर ने बात करी कि एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात किया, तो उसी तरह अगर मैं आपको बात करता हूं प्लांट फिजियो के बारे में, तो प्लांट फिजियो के बेटा अगर देखते हैं तो प्लांट फिजियो में हमारे टोटल 5 चैप्टर्स काउंट है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर इन पूरे चैप्टर्स को हम देखें तो थोड़ा सा इन चैप्टर्स में डिफिकल्टी बढ़ती है ना। जैसे कि बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की, है ना, फोटोसिंथेसिस के बारे में, है ना, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्योंकि अगर मैं देखता हूं तो ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में कुछ ऐसी टर्म्स आ जाती हैं जिनका हमने पहली बार ही डिस्कशन किया होता है। और बायोलॉजी की अगर हम देखें तो बायोलॉजी में कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को यूज करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो हम जैसे जेनेटिक्स में यूज करेंगे कुछ टर्म्स, अब उसके पहले ही हमारे पास यहाँ पर कुछ टर्म्स आ जाती हैं, कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं, उन इक्वेशंस की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बट आप फिक्र ना करें, यहाँ पर आपको एक एक चीज का डिस्कशन होगा, बहुत बहुत प्यारे तरीके से आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी और हर चीज आपको इस लेवल पर प्रिपेयर करा दी जाएगी कि आपको जाकर वहां पर वो क्वेश्चन देखना है और आपको लगेगा कि ये तो सारी चीजें हम पहले ही कर चुके हैं, तो हमको ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, मिनरल न्यूट्रिशन में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट से 1 क्वेश्चन आता है, प्लांट ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है। अभी कुछ पार्ट इसके अंदर भी डिक्रीज हुआ है वैसे तो, लेकिन अगर मैं बात करूं ये बहुत बहुत अच्छा बहुत प्यारा चैप्टर है ना। आपको सिर्फ समझना है, आपको उसका एप्लीकेशंस को देखने हैं रेदर देन इसमें और कुछ नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कुछ एक चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस है उस चैप्टर के अंदर, कुछ आपको साइकिल्स को याद करना पड़ेगा, साइकिल्स को आपका फंक्शन देखना पड़ेगा, तो वहां पर आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा रेदर देन ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, और कुछ भी ना करने लायक तो कुछ होता ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हम आए हैं सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभिषेक सर अपन सबको बच्चों को सिलेक्शन तो सीधी सी करवाएंगे। बात है, सबको सिलेक्शन करवाना है और हमारे साथ जुड़े रहना है एंड तक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जुड़े रहेंगे, हम भी आपके साथ जुड़े हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए और साथ में पार्टी करेंगे जब लास्ट में साथ बहुत से बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। हम भी खुश Definitely. होंगे, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, आपके रिश्तेदार जो ज्यादातर चिढ़ते हैं वो भी खुश होंगे। चलिए इसको हम कट कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये दोनों पार्ट आपके प्लांट्स वाले हैं, तो ऑब्वियसली बॉटनी से कोरिलेट करेंगे, है ना। तो यहाँ से मॉर्फोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं और 3 क्वेश्चंस आपके एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से कर रहे हैं। तो तकरीबन अगर हम इनको माने तो ये 6 से 7 क्वेश्चंस का वेटेज लेके जाता है। ये 2 चैप्टर्स है ना, आपके 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और इनका आपका अगर हम बात करें तो 12th क्लास में भी आपको इसका कुछ ना कुछ अफेक्ट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपको 12th क्लास के जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स है ना वो बहुत बहुत ज्यादा ईजी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सर स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल। बेटा बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टिश्यू। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना, 4 तरह के टिश्यूज पढ़े होंगे। वही चीज़ है, बस उसको नीट के लेवल के अकॉर्डिंग एलेबोरेट किया जाएगा और कुछ नहीं, है ना। तो बस थोड़ा सा हम डीप चलेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और हमारे नोट्स को आप पढ़ेंगे, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं करना। स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर बेसिकली बेटा 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और पार्ट आता है एनिमल के बारे में, एनिमल मॉर्फोलॉजी, जो कि क्या हो गई, कॉकरोच उसमें आ जाएगा, कॉकरोच के बाद में अर्थवर्म उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे भी एक क्वेश्चन जनरली पूछे। आजकल बेसिकली अर्थवर्म के ऊपर नहीं आते क्वेश्चन, कॉकरोच के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी सेकंड और द लास्ट यूनिट फॉर द 11th की बात करें हम, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखो बहुत बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा अजीज चैप्टर जो होता है ना, सबसे ज़्यादा प्यारा चैप्टर जो होता है ना, वो अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों क्यों देखो बायोलॉजी की स्टार्टिंग बेसिक सब कहाँ से, सेल से हम ओपन करते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, अब यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली जो थ्योरी है उससे ही आपको मिल जाएंगे। देखो पहली बात तो अपन बात करें ना एनसीईआरटी की बात करें अभिषेक सर, तो अपन डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि 80% जो लैंग्वेज है ना, जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, अगर आप लास्ट 5 इयर्स के एग्जाम क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे तो अपन को देखने मिलेगा कि बहुत मिनिमल चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा कम चेंजेस हैं लैंग्वेज के अंदर, रेदर देन बहुत सारे पार्ट्स तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से स्प्लिट होकर ही आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन देखें ये चैप्टर्स जो जितने भी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका, ये भी पर्टिकुलर आपको 6 to 8 क्वेश्चंस की आपकी मार्जिन रखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा, हर जगह आपको काम आएगी, हर जगह। मतलब आप एंड तक चलोगे ना तो एंड तक आपको ये पूरा का पूरा पार्ट देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसको पूरे को देखते हैं ना, पूरे को देखें तो इसके अंदर जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, तो वो आपको अभिषेक सर बता सकते हैं ऑब्वियसली। उसमें ऑलमोस्ट बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स को हम जनरली बॉटनी में भी पढ़ते हैं और जूलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो जो जो टॉपिक्स जूलॉजी से रिलेटेड हैं ऑब्वियसली आई विल टेक देम विद ऑल सिंसियरिटी, एंड जो बाकी के टॉपिक्स बचे हैं बायोमोलिक्यूल्स के, जैसे आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो दानिश सर 12th के अंदर पढ़ लेंगे, या तो जो भी है बेसिकली फंडा आपको समझा दिया जाएगा, एक नींव तैयार कर दी जाएगी कि आप 12th में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करें और देख लेते हैं कितना कुछ बचा है अपना। सर इसको थोड़ा सा जी चलिए, तो नेक्स्ट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो ये 12th का टॉपिक है, 12th का पार्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसमें बेसिकली 3 चैप्टर आते हैं इस यूनिट के अंदर। 3 चैप्टर कौन कौन से? सबसे पहला ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, व्हाई डू वी फॉल इल, है ना, कुछ ऐसा ही रिलेटेड है। बट
अलग है। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, बहुत सारी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब डिजीजेस से क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं बेटा, डायरेक्टली किस बेसिस पे कि भाई मलेरिया के बारे में बता दीजिए, मलेरिया के कौन सा पैरासाइट होता है। हाँ ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, बट हाँ चलिए इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे ह्यूमन हेल्थ डिजीज से आगे ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद में स्ट्रेटेजी एंड एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। अब इसमें 2 पार्ट आएंगे क्या, एक तो प्लांट ब्रीडिंग का जो कि दानिश सर लेंगे, दूसरा पार्ट आएगा एनिमल हस्बेंड्री का जो कि मैं लूंगा। ठीक है, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब ये आप ये मत समझो सर बोल रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछ लिए जाएंगे, कैसे पूछेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, जब वो चैप्टर हम पढ़ाएंगे या तो इन द मिडल ऑफ द चैप्टर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक, हम वो क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। वो आपको वही फॉर्मुलेशन मिलेगा कि भाई आपको बता दिया जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये चेंजेस हो सकते हैं, इस तरह के नए क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो वो सारे डिस्कशन आपको प्रॉपर्ली मिलेगा। इससे पहली वाली आप वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बताया आपको कि आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे ना बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप्स हैं, तो उनके अंदर आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमको लॉगिन कर सकते हैं, तो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी डेफिनेटली। तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। घरों में दही तो हम जमाते ही हैं, है ना, वही सारी चीज़ें पढ़नी है। मेडिसिन में माइक्रोब्स का यूज़ क्या है, एंटीबायोटिक्स में माइक्रोब्स का यूज़ क्या है, घरों में कहाँ काम आते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स में क्या काम आते हैं, इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। ज़्यादा कुछ खास नहीं है नीट के सिलेबस में, ये हवा बना रखा है और ये 90 मार्क्स सॉरी 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 360 मार्क्स का पेपर आएगा, 38 चैप्टर्स कैसे पढ़े पूरे साल में, उसके बाद में फिजिक्स बैठी है, उसके बाद में केमिस्ट्री, ओ माय गॉड कैसे करें इसको। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बड़ा इजी सा है और हम कोशिश करेंगे एज योर मेंटर कि आपको बहुत ही इजीली स्मूथ गोइंग ये जर्नी रहे और स्मूथ गोइंग आपका सिलेबस जो है अच्छे टाइम पे कंप्लीट हो और विद अ बंच ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि मेन अपने को क्या है, वहाँ पे थ्योरी तो लिख के आनी नहीं है, अपने को लिखना है क्या, टिक मार्क वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस किसकी करनी है, क्वेश्चंस की है भाई। अब ऐसे तो ना नदी में उतरना है और नाव चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को नदी में उतरना है तो भाई तैरना सीखना पड़ेगा। तो अपने को क्या करना है, एमसीक्यू करने हैं तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी, बेसिकली बायोटेक है ना। क्या है इसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक तो क्या है बायोटेक के पूरे बारे में कि किस तरीके से बायोटेक काम करती है, जेनेटिक्स क्या, जेनेटिक्स से थोड़ा बहुत रिलेटेड है तो हम बोल सकते हैं सर बॉटनी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, तो आप लेंगे। यस ऑब्वियसली। मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो बायोटेक्नोलॉजी देखो वैसे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, बट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, तो अगर जिसने भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो उसके लिए ये चैप्टर्स बहुत ईजी हो जाते हैं। और एप्लीकेशंस में तो सिर्फ अपन को बस इसके बारे में समझना है कि एप्लीकेशंस कैसे वर्क कर रही हैं, क्या क्या एग्जांपल सेट हैं उन चीज़ों के बारे में, है ना, तो वहाँ पर अपन उनको स्टडी कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ से 2 से 3 मतलब टोटल अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। और थोड़ा सा अगर बात करें ना कि एनसीईआरटी बेस बहुत ज़्यादा पोर्शन रहता है इन चैप्टर्स का, तो अपन को ये समझते हैं कि 5 to 10% बाहर से आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, यहाँ पर पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। तो ओवरऑल अगर बात करें ना, अगर हम 80 to 90% का रेशियो माने 90% तक तो क्या रहता है आपका एनसीईआरटी बेस ही रहेगा, सारी चीज़ें 5 to 10% ऊपर नीचे चलता ही है जो आपको बाहर से आ सकते हैं, लेकिन उनमें भी हम सारे आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे ना कि आपको दिक्कत कभी नहीं होगी डेफिनेटली। चलिए सर, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी देखो बहुत 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 प्यारी चीज़ है। अगर हम बात करें इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी के 4 चैप्टर्स हैं, है ना। अगर हम बोर्ड के लेवल पे बात करें तो बोर्ड में अभी बहुत सारे चैप्टर्स हमने डिडक्ट कर दिए हैं, रेदर देन नीट के लेवल पे कोई चीज़ डिडक्ट नहीं हुई है। तो बोर्ड में तो सर पेपर भी डिडक्ट कर दिया ऑब्वियसली सर। तो इन्वायरमेंटल इशू की बात करें, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की, इकोसिस्टम की, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, तो ये पूरा का पूरा यूनिट बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन है ना, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 आपके तकरीबन 9 से 10 क्वेश्चंस का इसमें फॉर्मुलेशन होगा, है ना। तो अब 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चंस का जिस पर्टिकुलर यूनिट में आपको मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो इंपॉर्टेंट तो है ना। और
ऐसा नहीं है, अगर आप इसको देखेंगे ना, इन चैप्टर्स को जब हम स्टडी कराएंगे आपको, सारी चीजें आपको बताएंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप अपने एनवायरनमेंट को समझना जा रहे हैं ना, आपका एनवायरनमेंट आपके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे फंक्शन को शो कर रहा है, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। सर आपके पार्ट्स आ रहे हैं, चैप्टर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं तो पहले ही बोला था कि मैं जूलॉजी के अंदर अगर बात करेंगे ना, तो जूलॉजी के अंदर 40 क्वेश्चंस का रेशियो। तो अब नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में आपका अभिषेक सर बताएंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या ही कहने, चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन 8th में भी आता, 10th में भी आता, ऑब्वियसली 12th में भी आता। चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन बड़ा हेजिटेशन होता है काफ़ी सारे टीचर्स को पढ़ाने में भी और काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ने में भी। बच्चों को तो शायद मुश्किल ही होता है, उनको तो मज़ा आता है। तो चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, ये जनरली बहुत ही बड़ा चैप्टर है। पूरी की पूरी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं वो उन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फीमेल के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इस पूरे की पूरे ये एक यूनिटी मान लीजिए आप कि ये दोनों के दोनों चैप्टर एक ही पार्ट है बेसिकली, लेकिन अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं एनसीईआरटी में। खैर कोई बात नहीं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चंस कैरी करता है। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 क्वेश्चंस कैरी करता है ऑलमोस्ट, जो प्रीवियस ट्रेंड चलता आ रहा है अभी तक 2 क्वेश्चंस ये कैरी करेगा। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ह्यूमन हेल्थ के भी बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, ये पॉपुलेशन ग्रो हो रही है किस तरह से हो रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई नई सीखने को मिलेंगी आपको। तो अब जो है दानिश सर बताएंगे आपको कि, और मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है और क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है इन 8 महीनों के अंदर, जो आपका और हमारा ये सफ़र जो है वो खूबसूरत बने। तो चलिए दानिश सर खोलते हमारा पेज, शुरू करें। देखो, अभी मैं अगर आपसे बात करता हूँ बेटा यहाँ पर कि आपको किस तरह से यहाँ पर स्टडी आपको फॉलो करनी है, किस पैटर्न के साथ आपको आगे बढ़ना है ना, तो रहता है। सिंपल सी बात है, देखो हमने सबको पता है कि एनसीईआरटी है ना, वही बुक है ना, नाम याद नहीं आ रहा था जिसका। तो एनसीईआरटी आपके लिए नो डाउट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो एनसीईआरटी की तो आपको पेज नंबर तक याद होने चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट कुछ भी चीज, कोई भी पॉइंट, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी डायग्राम, कुछ भी नहीं छूटना है एनसीईआरटी का। एक एक लाइन से लेके एक एक इंडेक्स तक आपको याद करनी है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो पेज नंबर से लेके आपको सारा कंटेंट एनसीईआरटी का, मतलब एक एक बार आपको टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ ली, देन उसमें आप जो चीज आपको यहाँ पर क्लास में प्रोवाइड कराई जाए एज अ नोट्स के फॉर्म में, तो उन नोट्स को आपको उसी पैटर्न में फॉलो करना है। एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। जो शीट्स हम आपको देंगे उन शीट्स को लेकर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखने को मिलेगा बेटा कि आपने, अगर सपोज करें मैं बोलता हूं आपको, आपने 100 क्वेश्चंस लगाए, तो इन 100 क्वेश्चंस में से इन दोनों की मदद से, जो आपने एनसीईआरटी को रीड किया है, जो आपने नोट्स को पढ़ा है, क्लास अटेंड करी है प्रॉपर्ली, तो आपको 100 क्वेश्चंस के अंदर आपको 80 क्वेश्चंस या 85 क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर लोगे, जिसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रिमेनिंग बचते हैं आपके पास 15 क्वेश्चन। उन 15 क्वेश्चंस में से आप वापस से गो थ्रू करेंगे एनसीईआरटी को, वापस से आप नोट्स को रिवीजन में डालेंगे, रिवीजन आप उसको करेंगे, देन आपके जो 10 क्वेश्चंस हैं वो वापस से हो जाएंगे। रिमेनिंग बचते हैं आपके पास 5 क्वेश्चंस, और इन 5 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर एज अ डाउट आपको क्लियर कराएंगे। आपके पास प्रॉपर्ली सारे डाउट क्लासेस होंगे, आपके पास लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, आपके पास टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप दिए जाएंगे, तो आप उन सबसे हमारे सारे जो भी अपने डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको नीट के अंदर बायो में 360 में से आपको 360 अचीव कर सकते हो डेफिनेटली। और ऑब्वियसली मैं 330 की तो आपकी मार्किंग का गारंटी देने की कोशिश तो करूंगा, ऑब्वियसली मैं करूंगा कोशिश यहाँ पर।
क्यों करूंगा? क्योंकि आप इस पैटर्न पे चलोगे ना तो ये बहुत बहुत बड़ा टास्क नहीं रह जाता। क्यों अभिषेक सर? 330 प्लस भी आ सकते हैं सर, जरूरी नहीं 330, क्योंकि मेनली क्या है, स्ट्रेटेजी बहुत बहुत बढ़िया है। मेन चीज़ आ गई एनसीईआरटी, जो भी चीज़ है एक डॉक्टर के लिए वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है, नोट्स जो हम यहाँ पर लिखवाएंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में आपके पास नोट्स होंगे, उनको पढ़ेंगे आप। पढ़ने के बाद में क्या होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सेम चीज़। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, आपको शीट्स तो मिलेंगी, बट यू शुड फॉलो अ बुक। शुड आई नेम दैट? ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी तो नहीं होगी? नहीं, कंट्रोवर्सी क्या है, हम हम लोगों ने बच्चों खुद की पढ़ी। बात, चलो बच्चों की बात कर रहे हैं। एक अब- बुक है बेटा, ताने सर लिख नाम लेता हूं। बता देते हैं, डॉक्टर अली नाम की, है ना, बहुत ही प्यारी बुक है। क्यों? एनसीईआरटी के हर एक लाइन के ऊपर उसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ, हर एक लाइन से मतलब समझ रहे हैं, जो पेज नंबर याद करने की बात करी थी ना, वही चीज़ समझ लीजिए, एक एक लाइन के ऊपर एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी तो समझ लो आपकी मुट्ठियों में, ठीक है। और इसका टैगलाइन भी है, एनसीईआरटी कर लो मुट्ठी में, है ना। तो चीजें हम जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ना, तो इस चीज को फॉलो करते हुए सारी चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपका फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी, पूरी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए आपकी सिलेक्शन के लिए। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, है ना। बॉटनी और जूलॉजी आपको हम लोग पढ़ाने वाले हैं, तो बहुत बहुत मजा आने वाला है आगे के आपके आगे फर्दर क्लासेस में। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हम हर संडे बेटा आपके लिए एक लाइव इंट्रैक्शन लेके आएंगे, जो आपसे जुड़ने के आपके जो डाउट्स हैं वो हम लाइव सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, संडे डाउट्स नहीं है, डाउट्स तो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम चिट चैट जरूर करेंगे आपस में, डेफिनेटली, है ना। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या है, एक बॉन्ड बहुत बनना ज़रूरी है। तो वो बॉन्ड बनाने के लिए हम एवरी संडे कोशिश करेंगे कि आपके साथ आएँ, मिलें जुलें, बात करें, आपके कमेंट्स पढ़ें, जितने भी प्यार आप दे सकते हैं हम सबको सेफेलॉन क्लासेस की टीम को प्लीज़ शेयर योर लव विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड लिसनिंग। ठीक है, चलिए फिर दानिश सर आज खत्म करते हैं हमारा सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।